Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. रिपोर्ट फॉर 26 से 2031 का वॉल्यूम 1 और मुख्य रिपोर्ट मैं यहाँ पर रख रही हूँ। दूसरा जो है 2030-31 के वॉल्यूम 2 और इसकी परिशिष्टि 16वें वित्तीय आयोग नंबर 3 एक्सप्लेनेटरी ज्ञापन जो सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है वो आपके सामने है। आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पावन अवसर पर आज माघ पूर्णिमा का दिन है और साथ में गुरु रविदास का जन्म शताब्दी है। मैं केंद्रीय बजट 2026-27 सभा पटल पर रख रही हूं। जब से हमने कार्यभार संभाला 12 साल पहले की बात है, भारत का जो आर्थिक ट्रैजेक्टरी है उसमें स्थिरता लाए हैं और वित्तीय जो है अनुशासन हुआ है, सतत विकास का माहौल रहा है। और क्योंकि हमने जो सटीक पसंद किया है उसके वजह से ये सब हुआ है। अस्थिरता के समय पर भी हमने इतना अच्छा काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लगातार जो है कार्यवाही किया है और किसी चीज को अस्पष्ट नहीं रखा है और हमने जो है सबसे बड़ी अग्रता जो है सुधार को दिया है और साथ में हमने ढांचागत परिवर्तन किया है, वित्तीय स्थिरता लाए हैं और हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर पूरा जोर रखा है और इसके साथ हमने घरेलू निर्माण को बढ़ाया है, ऊर्जा सुरक्षा को में वृद्धि किया है और इसके साथ हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारे नागरिकों को हर तरह से लाभ मिले। हमने सुधार का माहौल रखा है जैसे कि रोजगार का सृजन हो, कृषि उत्पादकता बढ़े और लोगों की खरीदने की ताकत बढ़े और लोगों को हमने सार्वभौमिक जो है सुविधाएं दी है और इससे 7% का विकास दर रहा है और इससे हमें बहुत मदद मिली है और जिसके वजह से हमने जो है गरीबी उन्मूलन किया है और हमारे लोगों के जीवन स्तर को हमने बेहतर बनाया है। आज जो है एक बाहवी हमें जो है चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं और हम इस जो सप्लाई चेन जो है वो कई बार उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है और हमने पानी, बिजली और हमारे जो खनिज हैं उनकी मांग बढ़ी है। भारत जो है विश्वास से अपना कदम उठाएगा विकसित भारत की ओर और हम अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करेंगे। हमारी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है, हमारी पूंजीगत आवश्यकताएं हैं, इसके साथ हम जो है हम पूरी तरह से एकीकरण करेंगे हमारे वैश्विक बाजारों के साथ और आगे जो है स्थिर निवेश को हम आकर्षित करेंगे। जैसे कि मैं अभी पार्ट ए को शुरू कर रही हूँ, मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस देश के लोगों के साथ। आप दृढ़ता के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बनने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपने महत्वाकांक्षाओं को उपलब्धता में बदलें और इसके साथ हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी जो विकास का लाभांश सभी किसानों को मिले, अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी को, हमारे युवाओं को, हमारे गरीबों को सब तक पहुंचे। विकसित भारत में यंग लीडर्स डायलॉग 26 में बहुत सारे नवाचारी विचार हमारे
विचार हमने साझा किए हैं हमारे प्रधानमंत्री के साथ, जिन्होंने इन प्रस्तावों को बहुत सुदृढ़ बनाया है और ये शक्ति से संचालित बजट हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी सरकार का जो संकल्प है वो है कि हम अपने गरीबों पर, जिन लोगों को जो है अधिकार नहीं है, उनको हम सुविधाएं दे। और ये पहला ऐसा बजट है जो कर्तव्य भवन में बना है। हम बहुत ही प्रेरित हैं 3 कर्तव्यों के साथ। हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम जो है आर्थिक जो हमारी विकास है उसकी वृद्धि करें, उत्पादकता और स्पर्धा में वृद्धि करें, लचीलापन हमारा बढ़े और जो हमारे उतार चढ़ाव का माहौल है उसमें हम खड़े उतरें। इसके साथ हमारे जो लोग हैं उनकी आकांक्षाएं पूरी हों, क्षमताएं उनकी बढ़ें और उनको जो है मजबूत सहभागिता उनकी हो हमारी विकास रास्ते में। और तीसरा जो है सबका साथ सबका विकास। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक क्षेत्र और सभी को जो है सुविधाएं मिले, अवसर मिले, जिससे कि अर्थपूर्ण रूप से वो सहभागिता करें। ये जो 3 स्तरीय दृष्टिकोण है, इसमें जो है समर्थक का इकोसिस्टम की जरूरत है। जो गति है उसको हमें बनाए रखना है, ढांचागत जो सुधार है उनको देखना है और अग्रसर रहना है और एक व्यापक और लचीला वित्तीय क्षेत्र हमें तैयार करना है, जिससे कि हम सेवाओं को जो है एकीकरण करें। और तीसरा ये है कि अति आधुनिक प्रौद्योगिकी जिसमें AI एप्लीकेशंस जो है हमें बहुत अच्छे प्रशासन की ओर ले जाएगा। सुधार एक्सप्रेस, रिफॉर्म एक्सप्रेस, हमारी सरकार ने व्यापक सुधार किया है रोजगार सृजन में, हमारी उत्पादकता को बढ़ाने में, विकास में वृद्धि करने के लिए। जब प्रधानमंत्री ने 2025 के स्वतंत्रता दिवस में ये घोषणा की, 2050 सुधार हो चुके हैं। इसमें GST का सरलीकरण है, हमारे लेबर कोड्स की अधिसूचना और हमारे कंट्रोल ऑर्डर्स की अनिवार्यता, और समिति का गठन हो चुका है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ लगातार काम कर रही है, जिससे इसका जो है विनियमन किया जा सके। और ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है ये अपने रास्ते पर है और अपनी गति को बनाए रखेगा, जिससे कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। इसके बाद मैं विशेष प्रस्तावों की ओर जा रही हूँ। हमारी जो पहला कर्तव्य है वो है कि हम अपने आर्थिक विकास को सतत रखें, वृद्धि करें। इसमें 6 क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, हमें अपने विनिर्माण क्षेत्रों को 7 रणनीतिक सीमाओं की ओर ले जाना है। दूसरा, हम अपने जो परंपरा है उसको कायम रखना है। तीसरा, चैंपियन MSME का सृजन। 4, हम जो है एक शक्तिशाली अवसंरचना तैयार करेंगे। नंबर 5, हम जो है स्थिरता का माहौल बनाएंगे। और 6 जो है हमारे सिटी इकोनॉमिक क्षेत्र हम तैयार करेंगे। और हमारे जो विनिर्माण के पैमाने को हमें बढ़ाना है। बायोफार्मा शक्ति, इसका मतलब है कि बायोफार्मा रणनीति जिससे कि स्वास्थ्य के में सुधार करा जा सके और इसमें नवाचार को हम शामिल करेंगे। और हमें जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संचार जो रोग हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है और ऑटो इम्यून ऑर्डर्स हैं। और इससे ये जो दवाइयां होंगी इससे ये किफायती दरों पर मिलेंगी और भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हमें जो है अपने को विकसित करना है। मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि 10,000 करोड़ रुपए का हमारा परिव्यय होगा आने वाले 10 वर्षों से। और इससे जो है हमारे
हमारे बायोलॉजिक्स का बढ़ेगा और बायो फार्मा फोकस नेटवर्क में 3 राष्ट्रीय संस्थाएं होंगे, फार्मास्यूटिकल, शिक्षा और अनुसंधान, जिसे मीर नाइफर्स के नाम से जाना जाता है। और हम अपना उन्नयन इसमें कर रहे हैं और इसके साथ 1000 जो है एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल स्थल बनेंगे। हमारा ये प्रस्ताव है कि हम सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को और सशक्त बनाएंगे, जिससे कि हम अपने वैश्विक मानकों को पूरा कर सकें और साथ में जो समर्पित कैडर हम तैयार करेंगे और इसमें हमारे विशेषज्ञ होंगे। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की क्षमता को बढ़ाना और इस पर आगे बढ़ते हुए हम ISMA 2.0 जिसमें सामग्री तैयार करेंगे, इंडियन IP होंगे और हमारे आपूर्ति श्रृंखला को भी हम और सशक्त करेंगे। हमारे प्रशिक्षण केंद्र होंगे और हमारी जो है कुशलता से भरे हुए जो हमारे कार्यबल हैं उसको हम तैयार करेंगे और 2019 करोड़ का परिव्यय हम कर चुके हैं और टारगेट को डबल कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हम 40,000 करोड़ का पूंजीकरण इसमें डालेंगे। और इसके अलावा रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के क्षेत्र में जो योजना की शुरुआत हमने 2025 नवंबर में की थी, अब हमारा प्रस्ताव ये है कि जो उड़ीसा का राज्य है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, जहां पर खनिज प्रचुर मात्रा में है, और वहां पर विशेष कॉरिडोर इस संदर्भ में बनाए जाएंगे जहां इनका खनन होगा, इनका परिष्करण होगा, इनका निर्माण होगा। और इसके साथ साथ रासायनिक उत्पादों में भी हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और यही नहीं, एक योजना हमने शुरू करने का प्रस्ताव किया है जो 3 अलग रसायन पार्क स्थापित करने पर आधारित है और साथ ही साथ मजबूत पूंजीगत उत्पाद जो है वस्तुएं हैं वो इसमें शामिल होंगी। मजबूत उत्पाद व्यवस्था की शुरुआत हम करेंगे। उत्पादकता, गुणवत्ता इससे विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ेगी। हमारी क्षमता को आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रस्ताव ये है, हाई रोड टोल रूम्स इसमें बनाए जाएंगे और साथ ही साथ 2 लोकेशंस हमने इसके लिए चुनी हैं जिसमें डिजिटल ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो की शुरुआत होगी, जहां पर इनकी जांच होगी, विनिर्माण होगा और इसके अलावा उच्च क्षमता वाले कंपोनेंट्स का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। एक योजना और बनाई जाएगी, शुरू की जाएगी, जिसमें उपकरणों को केंद्र में रखा जाएगा, घरेलू उत्पादन को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रौद्योगिक रूप से CII के माध्यम से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और यही नहीं, और इसमें बहुमंजिला जो इमारतें हैं या मल्टीप्लेक्स हैं या बड़ी इमारतें हैं उनमें इससे फ़ायदा मिलेगा और मेट्रो और उच्च मंजिलों वाले जो मकान हैं, इमारतें हैं, उनमें इनका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। और यही नहीं, हम वैश्विक स्तर पर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की स्थापना भी करने जा रहे हैं। 10,000 करोड़ का जो आवंटन है अगले 5 सालों के लिए इसमें किया गया है। और श्रम सघन क्षेत्रों में, वस्त्र परिधान क्षेत्र में हमने 5 नियम चुने हैं। सबसे पहली बात यह है कि नेशनल फाइबर स्कीम जो प्राकृतिक रेशों पर आधारित होगी, सिल्क, वूल और जूट इसमें शामिल किए गए हैं। मानव निर्मित फाइबर भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। और वस्त्र क्षेत्र में हम रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। जो परंपरागत हमारे क्षेत्र हैं उनको नया रूप दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन किया जाएगा, इस तरह के केंद्र बनाए जाएंगे। तीसरी बात ये है, नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कार्यक्रम को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा, मौजूदा योजनाओं को चलाया जाता रहेगा और बुनकरों के लिए और कारीगरों के लिए इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और वैश्विक स्तर पर
सतत क्षेत्र वस्त्र उद्योग में, वस्त्र क्षेत्र में विकसित करने के लिए हम इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, टेक्सटाइल इकोसिस्टम को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और शिक्षा के क्षेत्रों में भी, शिक्षा संस्थानों में भी इन सब चीज़ों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा हम एक ऐसा प्रस्ताव कर रहे हैं जिसमें मेगा पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे मूल्य संवर्धन होगा टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में। और मेरा प्रस्ताव ये है, महात्मा गांधी स्वराज योजना की हम शुरुआत कर रहे हैं जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स पर आधारित होगी। इससे वैश्विक बाजारों में हमें मदद मिलेगी अपनी खुद की ब्रांडिंग करने की, और इससे कौशल विकास होगा, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उत्पादन में भी फायदा होगा, बुनकरों को, गांव के उद्योगों को फायदा होगा, और साथ ही साथ एक जिला एक उत्पाद की जो हमारी व्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों को इससे फायदा होगा। भारत में क्षमता है कि हम सब लोग अपने देश को खेलों के सामान के मामले में भी आत्मनिर्भर बना सकें, इसका निर्यात कर सकें, और हम इसके लिए एक योजना लाने जा रहे हैं। और यही नहीं, उपकरणों के डिज़ाइन के बारे में, मटेरियल साइंस को लेकर हम निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और औद्योगिक क्लस्टर्स को नया रूप देने के लिए, नवजीवन देने के लिए 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी, जिससे वो मूल्य प्रभावी बन सकें, उनमें सक्षमता आ सके, बुनियादी ढांचा और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सके। और साथ ही साथ हम चैंपियन एमएसएमईज बनाने के लिए और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमईज को हम ये मानते हैं कि ये विकास के वाहक हैं, ग्रोथ इंजन हैं, और हम उनको चैंपियंस के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रस्ताव ये है कि 10,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन एमएसएमई फंड के रूप में किया जाएगा, और भविष्य के चैंपियंस इसके माध्यम से बनाए जाएंगे, उद्यमों को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे उद्यम इस आधार पर चयनित किए जाएंगे कि उनकी क्या क्षमता है, क्या निर्माण है। और साथ ही साथ 2020 में भी हमने एक फंड की स्थापना की थी 2000 करोड़ से, और हम सूक्ष्म उद्योगों को और ज़्यादा उत्साह के साथ ये काम देना जारी रखेंगे। और जो लिक्विडिटी का साधन है, तरलता है, 7,000 करोड़ की व्यवस्था एमएसएमईज के लिए की गई है। इसकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए मैं 4 उपाय का प्रस्ताव रखती हूँ। सबसे पहली ये बात है कि लेन देन के जो प्लेटफॉर्म हैं वो सभी खरीदारियों के लिए, एमएसएमईज के लिए उनकी स्थापना की जाएंगी, और साथ ही साथ ये अन्य कॉर्पोरेट्स के लिए भी एक लक्ष्य के रूप में काम करेंगी, सीजीटीएमएससी, और साथ ही साथ इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए भी इनका उपयोग किया जाएगा। और इसके साथ साथ जानकारी का आदान प्रदान होगा जो वित्त विभाग से संबंधित होगी। एमएसएमईज को सरकार प्रेरणा देगी, प्रोत्साहन देगी। और इसके अलावा जो हमारी परिसंपत्तियां हैं या प्राप्तियां हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा, और सेकेंडरी बाजार में भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेन देन के मामले में भी इनको केंद्र में रखा जाएगा। जो पेशेवर सहायता है, सरकार का यह प्रस्ताव है कि आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई इस तरह के अल्पकालिक पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिससे कारपोरेट मित्र का निर्माण किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो एक्रीडेटेड होंगे, मान्यता प्राप्त जो केंद्र होंगे, इनको अनुपालन करना होगा, और ये वहनीय कीमत पर इनके पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। पिछले दशक में हमारे सरकार ने कई सारे ऐसे प्रयास और पहलें की हैं जिससे बड़े स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हमने स्थापना की थी, और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी इस तरह के ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। NIFS
और लैफेड जैसे संस्थानों के साथ मिलकर हम बुनियादी ढांचे का विकास करना जारी रखेंगे। 5 लाख से ऊपर वाले जो शहर हैं टियर 2 और 3 के, इनका और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। ये विकास केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। जो सार्वजनिक स्तर पर हमारे परिव्यय हैं उनकी सीमा 2 लाख करोड़ से लेकर 11.2 लाख करोड़ तक निर्धारित की गई है। और आने वाले सालों में, आने वाले वित्त वर्ष में 2026-27 में मेरा प्रस्ताव ये है कि इसको 12.2 लाख करोड़ तक इसकी सीमा रखी जाए। और हमारे जो निजी डेवलपर्स हैं उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए जब अवसंरचना विकास होता है और विनिर्माण के समय मेरा प्रस्ताव है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी कोष बनाया जाए जिससे क्रेडिट गारंटी दिया जाए हमारे जो उधारकर्ता हैं उनको। और समय के साथ साथ जो है राइट्स जो है मुद्रीकरण के लिए सफल रहा है और इससे रियल एस्टेट में काफ़ी मजबूती आई है। और इसके साथ समर्पित जो राइट्स हैं वो तैयार हुआ है। पर्यावरणीय सततता कार्गो के लिए मेरा प्रस्ताव है कि हम एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाएं और इसको ब्रह्मकुणी जो पूर्व में है, सूरत पश्चिम में है, इसके साथ इसको जोड़े और राष्ट्रीय जल मार्ग बनाएं आने वाले 5 वर्षों में। और साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि वाटरवेज 5 उड़ीसा में, और ये जो है खनिज संपन्न जो क्षेत्र हैं जैसे अंगुल उसके साथ जोड़े और इंडस्ट्रियल केंद्र जैसे कलिंग नगर इसे पारादीप और डामरा के साथ जोड़ा जाए। प्रशिक्षण संस्था जो है उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उसका विकास किया जाएगा जिससे ये जल मार्ग और अधिक सुदृढ़ बने, हमारे युवाओं को इससे फायदा मिले, उनकी कुशलता वृद्धि हो। और इसके साथ पोत मरम्मत जो इनलैंड वाटरवेज से संबंधित है इसकी स्थापना की जाएगी वाराणसी और पटना में। और सी जो है एक कार्गो प्रमोशन योजना बनाए और हमारे जो मॉडल शिफ्ट है उसको प्रोत्साहित किया जाए हमारे रेल से रास्ते तक, जिससे कि हमारी तटीय जहाजरानी को फायदा मिले। 2047 तक हम इसे उपलब्ध कर लें। और हमारे जो सबसे आखिरी का आदमी है उसको सहायता देने के लिए मेरा ये प्रस्ताव है कि हम घरेलू विनिर्माण सी प्लेन को प्रोत्साहित करें और इसे बहुत जल्दी लाया जाएगा परिचालन के लिए। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन का भंडारण, इसके साथ रोड मैप जो दिसंबर 2025 में जिसका शुभारंभ किया गया था, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भंडारण जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपने काम को कर पाएगा। और 5 औद्योगिक क्षेत्र में ये होगा जिसमें इस्पात होगा, सीमेंट होगा और साथ में बिजली और रसायन भी होगा। इसमें 20,000 करोड़ का परिव्यय का प्रस्ताव है आने वाले 5 वर्षों के लिए। सिटी इकोनॉमिक रीजन जैसे कि शहर आप जानते हैं भारत के वृद्धि का वाहक है। अब हम टियर 2 टियर 3 शहरों पर ध्यान देंगे और टेम्पल काउंट्स पर, जिससे कि हम जो है अवसंरचना को और आधुनिक बना सके। ये बजट का उद्देश्य है कि हम शहरों को इतने ज़्यादा जो है सशक्त बनाएं जिससे, और सिटी इकोनॉमिक क्षेत्रों को की रूपरेखा तैयार करेंगे और उनके जो विकास के वाहक हैं उसको ध्यान में रखकर हम करेंगे। और आने वाले 5
5 वर्षों में हम इस काम को करने वाले हैं, जिससे उनकी योजना का कार्यान्वयन हो और ये जो है नियत समय 5 वर्षों में पूरा किया जाए और हमारे पर्यावरण पैसेंजर सिस्टम के लिए हम उच्च स्पीड के इंजनों का निर्माण करेंगे, जैसे कि मुंबई से पुणे तक, पुणे से हैदराबाद तक, हैदराबाद से बेंगलुरु तक और हैदराबाद से चेन्नई तक, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से शिलीगुड़ी। ये रूट जो है तैयार किए जाएंगे, इनका विकास किया जाएगा। और वित्तीय क्षेत्र पर हम आते हैं। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा तुलन पत्र है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। हमारा लाभ भी बहुत अच्छा है, गुणवत्ता उत्तम है और इसमें 98% जो गांव हैं उसको हमने कवर किया है। इस समय हमारी स्थिति बहुत अच्छे हैं और इसे हम जारी करेंगे और सुधार पर आधारित विकास के रास्ते पर हम चलेंगे। मेरा ये प्रस्ताव है कि उच्च समिति हम बनाएंगे विकसित कमेटी के लिए। ये जो उच्च स्तर की सीमित होगी जो समिति होंगी, ये इस क्षेत्र का समीक्षा करेंगे और भारत के विकास के अगले स्तर तक इसको जोड़ेंगी। साथ में हम अपने वित्तीय स्थिरता को भी का रखरखाव करेंगे और MBSC हमारे विकसित भारत के उसे जो है स्पष्ट हमारे उसके लक्ष्य हैं, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से रिम्बर्समेंट हो और हमारी दक्षता बढ़े हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों में। ये हमारा पहला कदम होगा। हमारा ये प्रस्ताव है कि पुनर्संरचना हम करेंगे पावर सेक्टर का और इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का। मेरा ये प्रस्ताव है कि एक व्यापक समीक्षा होगी फॉरेन एक्सचेंज प्रबंधन नॉन डेट रूम्स का, जिससे कि हम एक बहुत अच्छा लोगों के अनुकूल इसे बनाएं और ये भारत के उभरते हुए जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसको ये पूरा करे। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, मेरा ये प्रस्ताव है कि मैं एक मार्केट मेकिंग ढांचा लेकर आऊं जिसमें जो है निधियां बहुत आराम से मिले, कॉर्पोरेट बॉन्ड में अच्छा काम हो। मैं चाहती हूं कि रिटर्न स्वैप्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर मिले और हमारे नगर पालिका बॉन्ड्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को प्रोत्साहित करने के लिए जो उच्च मूल्य के हो, इसके लिए मैं 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देना चाहती हूं एक बॉन्ड इशुएंस के लिए। 100 करोड़ रुपए एक बॉन्ड इशू करने पर और 1000 करोड़ ये मिलेगा। और ये जो योजना है जो अमृत के नाम से जाना जाएगा, जो चालू अमृत हैं उसमें 2000 करोड़ का आवंटन हो रहा है और इससे छोटे और मध्यम शहरों को लाभ मिल रहा है। ये जारी रहेगा जिससे कि छोटे और मध्यम शहरों को हम समर्थन दे सके और वो लोग जो भारत से बाहर रहते हैं PROI उनको अनुमति दी जाएगी कि वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अपना निवेश कर सकें सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से। और ये भी प्रस्ताव किया जा रहा है कि हम निवेश सीमा को बढ़ाएं व्यक्तिगत रूप से PROI और इस योजना में इसे 5 से 10% हम बनाएंगे और निवेश की सीमा सभी व्यक्तिगत PROOC के लिए होगा। ये 24% होगा, जो इस समय 10% है, उसे बढ़ाकर 24% किया जाएगा। AI पर हम आते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता 21वीं सदी जो है इसमें प्रौद्योगिकी संचालित है और ये सभी लोगों को लाभान्वित करे, ये हमारा लक्ष्य है। महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को उनकी कौशल वृद्धि हो और हमारे दिव्यांग जन उनको नए अवसर मिले। सरकार ने इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे कि नए प्रौद्योगिकी, हमारे AI मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन,
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और रिसर्च और डेवलपमेंट इनोवेशन फंड के तहत हमारे जो दूसरा कर्तव्य ये है कि हम जो है क्षमता का संवर्धन करें। 25 करोड़ लोग जो है बहुआयामी दरिद्रता से निकल आए हैं और उनको जो है आय उन्मुख वातावरण मिला है। हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक नए रूप से सेवा क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि लोगों की हमारे जो युवा हैं उनके आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। एक उच्च शक्ति शिक्षा उपक्रम तैयार किया जाएगा, अस्थायी समिति जो अपनी सिफारिश देगी सेवा के क्षेत्रों के लिए, और ये जो है सहवाहक होगी विकसित भारत की। इससे हम एक वैश्विक लीडर बन जाएंगे और 10% हमारा वैश्विक अंश होगा 2047 तक। ये जो समिति है ये ऐसे क्षेत्र पर ध्यान देगी जो विकास, हमारे रोजगार और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेंगी, और जो उभरते हुए प्रौद्योगिकी है AI और विकास की जरूरत है, और उसके बारे में ये हमें उपाय बताएंगे, सिफारिश देगी। और हमारे जो कुशल कैरियर पाथवे ये एक हमारे युवाओं के लिए है। मैं इसमें कुछ हस्तक्षेप चाहती हूँ, जैसे कि स्वास्थ्य है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारे स्वास्थ्य के व्यवसायों के लिए इसका उन्नयन किया जाएगा, और इसके साथ हमारे सरकारी और निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना होगी। इसमें 10 चुने हुए जो है क्षेत्र होंगे, जिसमें OT टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, अप्लाइड साइकोलॉजी और बिहेवियर हेल्थ होंगे, और 1 लाख AHP आने वाले वर्षों में जोड़ा जाएगा। एक बहुत मजबूत केयर सिस्टम जिसमें जीडियाट्रिक और एलाइड केयर सर्विसेज शामिल होंगे, इसका गठन किया जाएगा, और ANC के अलाइंड प्रोग्राम तैयार किया जाएगा, जिससे कि जो परिसेवा देते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और जो संबंध क्षेत्र है जैसे योगा, फिर मेडिकल असिस्टेंस डिवाइस पर उन्हें परीक्षण दिया जाएगा। 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। मेडिकल वैल्यू पर्यटन के केंद्र, इसको बढ़ावा, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेरा ये प्रस्ताव है कि मैं एक योजना लेकर मैं आई हूँ, जिसमें 5 मेडिकल हब्स तैयार किया जाएगा, और इसमें निजी क्षेत्र के साझेदारी के साथ हम ये काम करेंगे, और ये एकीकृत हेल्थ केयर परिसर होंगे, जिसमें चिकित्सा होगा, अनुसंधान होगा, उपचार होगा, इसमें आयुष सेंटर होंगे, और मेडिकल वैल्यू सुविधा होंगी, डायग्नोस्टिक्स होगी, रोगों का निदान होगा, और पुनर्वास की सुविधा भी होगी। और ये जो केंद्र है ये विविध जो है अवसर देंगे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को, जिसमें डॉक्टर्स और HPs शामिल रहेंगे। और प्राचीन भारत का जो योग है इसको दुनिया के कई देशों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और जब माननीय प्रधानमंत्री जब योग को UN में लेकर गए थे तो आप सभी जानते हैं क्या हुआ था। कोविड के बाद इसको वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया, इसको मान्यता दी गई, और गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद उत्पाद बनाने के लिए और किसानों द्वारा जड़ी बूटियों की उपज बढ़ाने के संदर्भ में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा प्रस्ताव ये है कि 3 नए आयुर्वेद संस्थान देश भर में स्थापित किए जाएंगे, और इसके अलावा आयुष फार्मेसीज को भी अपग्रेड किया जाएगा, इनकी प्रयोगशाला की गुणवत्ताएं बढ़ाई जाएंगी, इकोसिस्टम बेहतर बनाया जाएगा,
और लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा। तीसरी बात यह है कि WHO के पारंपरिक दवा क्षेत्र में, पारंपरिक औषधि क्षेत्र में जामनगर में हम एक केंद्र स्थापित कर रहे हैं जो पारंपरिक औषधियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करेगा। अगर आप पशुधन की बात करें, और पशुधन के बारे में आप जानते हैं कि खेती से होने वाली 16% आय पशुधन से होती है। हम इस तरह के चिकित्सकों के लिए, पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ पूंजी इसमें लगा रहे हैं, पूंजी सहायता दे रहे हैं। पैरा वेटरनरी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी और निजी क्षेत्र में भी ब्रीडिंग सुविधाएं उपलब्ध करी जाएंगी और साथ ही साथ देशी और विदेशी संस्थानों की इसमें मदद ली जाएगी। और भारत का जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, AVGC जो क्षेत्र है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके लिए 2030 तक 2 मिलियन लोगों की और आवश्यकता होगी, यानी 20 लाख लोगों की आवश्यकता होगी। मेरा प्रस्ताव ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई AVGC कंटेंट बनाने की जो प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा और जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं देश भर में, इन कॉलेजों में भी इसकी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय डिज़ाइन उद्योग लगातार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय डिज़ाइनरों की कमी है। मेरा प्रस्ताव ये है कि इसे हम एक चुनौती के रूप में लेंगे। नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन स्थापित किया जाएगा और भारत के पूर्वी क्षेत्र में इसकी स्थापना की जाएगी। शिक्षा, हमारी सरकार राज्यों को निश्चित रूप से 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करेगी और औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स में इनकी स्थापना की जाएगी। ये योजनाएं शैक्षिक जोन के लिए होंगी, कई तरह के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं, कौशल केंद्रों और आवासीय केंद्रों के रूप में होगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्टेम इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जाएगी और प्रयोगशाला में और कक्षा क्षेत्र में, कक्षा रूम में, कक्षा कक्ष में ज़्यादा समय बिताने के बाद जो हमारी युवतियां हैं उनको भी इस संदर्भ में सहायता दी जाएगी। एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना प्रत्येक जिले में देश के की जाएगी। एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी यानी कि नक्षत्र विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। इसका अद्यतन किया जाएगा। नेशनल लार्ज टेलीस्कोप, इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और कॉस्मोस 2 प्लैनेट की स्थापना भी की जाएगी। अगर आप पर्यटन क्षेत्र को देखें तो पर्यटन क्षेत्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। और साथ ही साथ हमारा प्रस्ताव ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी। होटल मैनेजमेंट के अलावा और कैटरिंग टेक्नोलॉजी के अलावा यह होगा, यह एक ऐसे पुल के रूप में काम करेगा जो शिक्षाविदों और सरकार के बीच में होगा। और मेरा प्रस्ताव ये भी है कि हम एक नमूना परियोजना की स्थापना करेंगे, की शुरुआत करेंगे और 20 विशेष पर्यटन केंद्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें उच्च गुणवत्ता के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, हाइब्रिड मोड में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान की मदद से ऐसा किया जाएगा और डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी और डिजिटल रूप से जितने भी हमारी पांडुलिपियां हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। सांस्कृतिक और विरासती और बाकी संस्थानों से इसको जोड़ा जाएगा और हम एक नया इकोसिस्टम बनाएंगे जो स्थानीय अनुसंधानकर्ताओं, इतिहासकारों के लिए
एक रोजगार का साधन भी बनेगा। भारत में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम विश्व स्तरीय ट्रैकिंग और हाइकिंग अनुभव लोगों के समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। हम इकोलॉजिक रूप से सतत ट्रैकिंग की व्यवस्था हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में करने वाले हैं। इसके अलावा अरक्कू वैली जो पूर्वी घाट में है और पश्चिमी घाट में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। और टर्टल ट्रेन्स की शुरुआत की जाएगी जो उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में शुरू की जाएगी। इसके अलावा पक्षियों को देखने के लिए बर्ड वाचिंग ट्रेन्स की भी व्यवस्था की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में हमने एक योजना की शुरुआत की थी। इस साल भारत सबसे पहले बिग कैट समिट का आयोजन कर रहा है, जिसमें कई देशों के मुखिया आएंगे। 95 जो इसके अंदर देश शामिल हैं वो एक साथ आएंगे और वन्य संरक्षण पर ध्यान देंगे। अगर आप विरासत की बात करें, सांस्कृतिक पर्यटन की बात करें, तो हम लोथल, डोलावेरा, राखीगढ़ी, आदिचनलू, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस को इसमें शामिल करेंगे। और आप निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का जीवंत रूप इनमें देख पाएंगे और साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी ये सब चीज़ें खुली होंगी। और जो कहानी सुनाने की कला है और टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग इसमें किया जाएगा। अनुवाद के लिए विशेष संस्थान बनाए जाएंगे। और अगर आप खेल के क्षेत्र में देखें तो इसमें कई तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और स्पोर्ट्स टैलेंट को, खेलों के जो हमारी प्रतिभाएं हैं खेलो इंडिया के माध्यम से आगे आती रही हैं। मेरा प्रस्ताव ये है, खेलो इंडिया मिशन की हम शुरुआत करने वाले हैं खेल के क्षेत्र में। और ये मिशन एक एकीकृत प्रतिभा विकास के पथ को आगे बढ़ाएगा और निश्चित रूप से यह सभी के लिए उपयोगी होगा। और प्रणालीबद्ध तरीके से इसमें प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। स्पोर्ट्स साइंस के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे और जो खेल की संस्कृति है उसके लिए कई तरह के मंचों की शुरुआत की जाएगी। और ये ट्रेनिंग के लिए और प्रतियोगिता के लिए, दोनों के लिए खुले होंगे। और तीसरा कर्तव्य जो हमारा है वो सबका साथ, सबका विकास, विकसित भारत के साथ है। और इसके लिए हमें एक अलग तरह की प्रेरणा की आवश्यकता है, किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से हम छोटे और जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। दिव्यांगजनों को आजीविका की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके माध्यम से कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ट्रॉमा के क्षेत्र में भी कई चीज़ें उठाई जाएंगी। और पूर्वोदय स्कीम के अंतर्गत पूर्व के राज्यों को इसके लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। अगर आप मत्स्य पालन की बात करें, हमने एकीकृत 500 अलग अलग तरह के सरोवरों, अमृत सरोवरों के विकास का फैसला किया है। और साथ ही साथ तटीय क्षेत्रों में बाजार से इनको जोड़ा जाएगा और महिलाओं के नेतृत्व में जो छोटे समूह हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। पशुधन की बात करें, पशुपालन की बात करें तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्ध शहरी क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा, इसका विकास किया जाएगा। एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और साथ ही साथ पशुधन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। पशुधन के लिए डेयरी और अन्य व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।
encourage, और यही नहीं, sorry, I'll read that again, enhance creation of livestock, और dairy जो and पशुधन poultry है, focused डेयरी integrated और value chains, जो and पोल्ट्री we क्षेत्र है encourage उसमें creation भी of विकास को livestock आगे farmer बढ़ाया जाएगा और organizations. जितने भी उत्पाद होंगे उसके संदर्भ में एक agriculture. संगठन बनाया जाएगा और उच्च क्षेत्र वाली कृषि उपजों के लिए हम ये बता दें कि Increase productivity, उत्पादकता enhance बढ़ाई farmers' जाएगी incomes, and और create किसानों new की employment आय इससे opportunities. बढ़ेगी, We will रोजगार के support अवसर बढ़ेंगे। high-value crops और such as इसके coconut, अलावा नारियल, sandalwood, cocoa, सैंडलवुड cashew और in the काजू, कोको, coastal areas. इस तरह के उत्पादों को Other तटीय trees क्षेत्रों में in बढ़ाया जाएगा northeast and nuts such as almonds, और साथ ही साथ अखरोट, बादाम और पाइन नट्स जैसे उत्पादों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे, विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं, नारियल के उत्पादन के क्षेत्र में भारत सबसे आगे है। 30 मिलियन लोग और 10 मिलियन किसान जो है आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम का हम प्रस्ताव रखते हैं और साथ ही साथ इसमें विभिन्न तरह के कार्य होंगे। और यही नहीं, और इसमें जो ऐसे पेड़ हैं, ऐसे वृक्ष हैं जिन पर नारियल का उत्पादन नहीं होता है, उनके स्थान पर नए पेड़ लगाए जाएंगे और जहां जहां नारियल का उत्पादन होता है उन राज्यों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। और राष्ट्रीय स्तर पर काजू और कोको के उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इसके प्रसंस्करण पर भी और ज़्यादा काम किया जाएगा। इंडियन कैश्यू, भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक हम निर्यात के लिए बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जहां तक चंदन की लकड़ी का सवाल है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर चंदन के पेड़ों के लिए और साथ ही साथ उनके पेड़ों के संरक्षण के लिए योजना चलाएगी। और साथ ही साथ जो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं वहां पर अखरोट, बादाम और पाइन नट्स के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। और साथ ही साथ युवाओं के लिए और किसानों के लिए इसमें मूल्य संवर्धन होगा। भारत विस्तार, अगर आप देखें, आभासी रूप से कृषि संसाधनों को अपने साथ जोड़ने का यह एक तरीका है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बहुभाषिक क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में ICAR के साथ मिलकर हम एक पैकेज तैयार कर रहे हैं जो कृषि परिपाटियों पर आधारित होगा। AI सिस्टम की मदद से खेतों में उपज बढ़ाई जाएगी और इससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा, जोखिम कम होगा और साथ ही साथ किसानों को इसके संदर्भ में और ज्यादा सलाह दी जाएगी। महिलाओं से संबंधित उपक्रम लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता के बाद मेरा ये प्रस्ताव है कि क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से जो है इसे उपक्रम की तरफ लेकर जाऊं, जो स्व सहायता उपक्रम, इसमें इसे जो है रिटेल आउटलेट के रूप में विकसित किया जाएगा कस्टल लेवल फेडरेशन से, जैसे कि नवाचार वित्त पोषण के तंत्र तैयार किया जाए और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना। दिव्यांगजन कौशल योजना जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, AVG क्षेत्र, आतिथ्य और खाद्य और पेय क्षेत्र जो है वो प्रसंस्करण की तरफ काम करते हैं, जैसे कि हम अपने दिव्यांगजनों को एक शालीन जीवन दे सकें, उनको कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण दे सभी दिव्यांगजन समूह को, जिससे हम उनको मजबूत बना सकें। दिव्यांग सहारा योजना, समय पर हम उनको उपकरण दें। सभी पात्र दिव्यांगजन के लिए ये एक मूल आवश्यकता है। मेरा प्रस्ताव है कि जो कृत्रिम अंग कॉरपोरेशन अलिंको से मेरा निवेदन है कि वो अपने उत्पादन बनाएं और इस तरह के उपकरण जल्दी से जल्दी तैयार करें और इसको AI के साथ जो है इसे जोड़े। दिव्यांगन क्षेत्र
और इसके साथ जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट तैयार किया जाए जो रिटेल स्टाइल केंद्र के रूप में विकसित हो, हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए जो इस तरह के सहायक उन्मुख उपकरण खरीद सके। मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा केयर, इस तरह का कोई राष्ट्रीय संस्था हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, तो हम जो है निम्हांस 2 की स्थापना करेंगे और नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का उन्नयन करेंगे रांची में, और ये जो है शीर्ष संस्थाएं होंगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेषकर जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनको एकदम से अगर बड़ा खर्चा आ जाता है तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50% की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि इनके जो ट्रॉमा संबंधी आपातकालीन स्थिति में इनको लाभ मिले। हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र के लिए, पूर्वोदय के लिए मैं एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना करना चाहती हूँ। दुर्गापुर में 5 जो है पर्यटक गंतव्य स्थान पर इसे किया जाएगा और इसमें 4000 ई बसेस का प्रावधान भी किया जाएगा। बुद्धिस्ट स्थल जो कि पूर्वोत्तर में है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है ये एक इसमें फेड़ावाड़ा, महायाना, वज्रायना परंपरा यहाँ पर है। मेरा ये प्रस्ताव है कि मैं एक ऐसी योजना लेकर आऊँ जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्धिस्ट सर्किट्स की स्थापना की जाए और इसमें मंदिरों का और मोनेस्ट्रीज का उन्नयन किया जाएगा और जो हमारे धर्मार्थी हैं उनको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 16th फाइनेंस कमीशन 17 नवंबर 2025 में वित्तीय आयोग ने रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने रखा। सरकार जो है ये रिपोर्ट उस अपने एक्सप्लेनेटरी ज्ञापन के साथ जो इस रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई वो इसमें हमने रखा। इस सत्र के आरंभ में सरकार ने कमीशन के सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 41% का डेवल्यूशन का जो सिफारिश है जो कि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, 1.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिया गया है। 2026-27 के लिए वित्तीय आयोग ने इस अनुदान को दिया था। उसमें ग्रामीण और शहरी स्थायी निकाय आते हैं और आपदा प्रबंधन से भी ये जुड़ा हुआ है। वित्तीय समीकरण सरकार जो है इस वचनबद्धता को पूरा करती आई है और हमने सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया है और इसके मानकों को बरकरार रखने के लिए 2026-27 के लिए मैंने ये संकेत किया है कि केंद्र सरकार जीडीपी अनुपात को 50 +1 ±31 तक किया जाएगा और इसके साथ जो है जीडीपी अनुपात 55.6 होगा। 2026-27 में 56.1% था RE25-26 में और इसके साथ जो जीडीपी जो अनुपात में जो गिरावट आई है इसमें जो है हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स में इसमें लाभ होगा और एक ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट जो है वित्तीय घाटा है। मुझे बहुत खुशी है इस महती सभा को ये बताते हुए कि मैंने अपनी वचनबद्धता को पूरा किया है जो मैंने 2021-22 में किया था। मैंने कहा था कि वित्तीय घाटे को मैं 4.1% से नीचे लेकर आऊंगी 2025-26 तक और RE25-26 में वित्तीय घाटा का अनुमान और 25-26 की अगर हम बात करें ये 4.1% है सकल घरेलू उत्पाद का
और इसके अनुरूप जो नया जो रास्ता है, हमारी जो वित्तीय घाटा है B26-27 में अनुमान किया जाता है ये 4.3% सकल घरेलू उत्पाद का रहेगा। और संशोधित जो अनुमान है नॉन डेट रिसीट्स का ये 34 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें जो नेट रिसीट है और कुल जो एक्सपेंडिचर है वो 49.6 लाख करोड़ है, जिसमें पूंजीगत व्यय 11 लाख करोड़ के लगभग है। बजट अनुमान 2026-27 अब जो है हम 2026-27 की बात कर रहे हैं। नॉन डेट जो है 36.5 लाख करोड़ है और 51.5 लाख करोड़ है। सेंटर का नेट टैक्स रिसीट 27.7 लाख करोड़ है और वित्तीय घाटे के वित्त पोषण के लिए नेट मार्केट से जो उधार लिया गया है डेटेड सिक्योरिटी का ये अनुमान है 11.7 करोड़ रुपए है और जो शेष है अनुमान किया जाता है ये छोटी बचत से और अन्य स्रोतों से आएगा। जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है वो 17.2 लाख करोड़ के लगभग है। और इसके बाद मैं पार्ट बी की तरफ जा रही हूँ। पार्ट बी की बात करते हुए मैं ये बताना चाहूंगी प्रत्यक्ष कर मैं प्रत्यक्ष कर पर आ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यक्ष करों पर अपनी प्रस्ताव रख रही हूँ। नया जो आयकर अधिनियम है जुलाई 2024 में मैंने ये घोषणा की थी कि 1961 अधिनियम को हम संशोधित करेंगे और ये 2025 में पूरा कर लिया गया और 1 अप्रैल 2026 से ये लागू किया जाएगा। और ये जो सरल किया हुआ जो हमारे नियम हैं उसकी घोषणा हम बहुत जल्दी करेंगे और मैं चाहती हूं कि करदाता इसको अच्छी तरह से देखे। इसको इस तरह से रीडिजाइन किया गया है कि आम आदमी जो है उसको कोई मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। जो भी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल एक आदमी को जब दिया जाता है उसको आयकर से छूट दी जाएगी और इस पर जितनी भी टीडीएस हैं उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मेरा प्रस्ताव है कि टीसीएस के दर को जो है ओवरसीज टूर प्रोग्राम में पूरी तरह से इसे मुक्त किया जाए, 5% इसे किया जाए और इसमें जो है किसी तरह की बढ़ोतरी ना हो। और मेरा ये प्रस्ताव है कि टीसीएस दर को कम किया जाए शिक्षा के लिए और चिकित्सीय सुविधाओं के लिए रेमिटेंस स्कीम जो कि और ये 5% से 2% किया जाए और मैन पावर सर्विसेज की आपूर्ति इसे जो है पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की परिधि में लाया गया है जिससे कि इसमें अस्पष्टता ना रहे। इस पर जो टीडीएस रखा गया है वो 1% या फिर 2% रहेगा। मेरा एक प्रस्ताव है छोटे जो करदाता है उनके लिए, जहां पर एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया के तहत वो जो है नील डिडक्शन प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें असेसिंग ऑफिसर के साथ जो है आवेदन फाइल करने की जरूरत नहीं है और जिनके पास सिक्योरिटीज है बहुत सारी कंपनियों में, मैं डिपॉजिटरी से ये कहूंगी वो फॉर्म 15G या 15H जो है सबमिट करे और इसे प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग जो तर्कसंगत कंपनी है उनको दे। इसके साथ जो संशोधित जो तिथि है 31 दिसंबर से 31 मार्च, उसमें बहुत कम फी आप दे करके फाइल कर सकते हैं और टैक्स रिटर्न को बहुत सहज रूप से आप दें और IT1 और IT2 रिटर्न जो है 31 जुलाई तक आप फाइल करें और नॉन ऑडिट बिजनेस केस और
और ट्रस्ट को 31 अगस्त तक समय दिया जाएगा। TDS जो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पर देते हैं, वो जो है रेजिडेंट बायर्स या वो उनके पैन आधारित चालान के तहत दिया जाएगा। और साथ ही साथ व्यवहारिक मुद्दों को हल करने के लिए जो युवा प्रोफेशनल्स हैं, छात्र हैं, टेक कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरा प्रस्ताव ये है कि 6 महीने का फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम की घोषणा हम कर रहे हैं। इसमें डिस्क्लोजर किया जा सकेगा, प्रकटीकरण किया जा सकेगा कुछ विशेष स्थानों के लिए, और ये 2 श्रेणियों के लिए उपलब्ध होगा। जो करदाताओं की श्रेणियां होंगी, ऐसे लोग जिन्होंने ओवरसीज या विदेशी आय का अभी तक प्रकटीकरण नहीं किया है, दूसरा उनके लिए जिन्होंने इसका प्रकटीकरण कर दिया है और साथ ही साथ टैक्स उन्होंने अदा कर दिए हैं लेकिन उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है, और साथ ही साथ बिना बताई गई जो आय है इसकी सीमा 1 करोड़ रुपए तक रखी गई है। उन्हें 30% परिसंपत्तियों का टैक्स के रूप में देना होगा और साथ ही साथ 30% अतिरिक्त आय कर के रूप में, अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में दिया जाएगा उनके द्वारा, और इससे वो किसी भी कानून के बंधन से बच पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो है 5 करोड़ रुपए तक की इसकी सीमा रखी गई है और जुर्माने और किसी भी तरह की एग्जीक्यूशन की सुविधा उपलब्ध होगी। 1 लाख रुपए का शुल्क इसके लिए देना होगा। और अगर आप जुर्माने की बात करते हैं, बहुत सारे स्थानों पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम काम कर रहे हैं। जो पेनल्टी के प्रोसीडिंग्स हैं वो सामान्य तरीके से आगे बढ़ाई जाएंगी और जो करदाता है उस पर अतिरिक्त किसी भी तरह का कोई कर या जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक उसकी अपील का समय चलता रहेगा, अपील की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके अलावा और जो पहले से भुगतान किया जा चुका है उसको 20% से कम करके 10% किया जा रहा है, और जो हमारी मुख्य टैक्स की मांग है उसमें इसका फायदा होगा। और साथ ही साथ जो टैक्स पेयर्स हैं, करदाता है, उनको अपने रिटर्न को अपडेट करने का मौका मिलेगा और उनकी अपील की प्रक्रिया जारी रहेगी। और 10% अतिरिक्त टैक्स की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है जो प्रासंगिक वर्षों के लिए होगी। जो असेसिंग ऑफिसर है ये जो संशोधित रिटर्न है उसको ध्यान में रखेगा। एक ऐसा ढांचा बनाया गया है जिससे आप जुर्माने से और अन्य गतिविधियों से, अन्य कार्रवाइयों से बच पाएंगे। और साथ ही साथ ये फ्रेमवर्क जो है ये इस बात को भी इंगित करता है कि अगर सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की गई है टैक्स की तो इसके लिए 100% टैक्स, और साथ ही साथ इसके अलावा जुर्माने की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की जाएगी। और जो तकनीकी रूप से जैसे अकाउंट्स की ऑडिट नहीं हुई है और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई गई है और पूरी तरीके से रिटर्न को भरा नहीं गया है तो ये C सेक्शन के अंतर्गत आएंगे और इसके बारे में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और मेरा प्रस्ताव ये है कि जो प्रोसिक्यूशन का तरीका है उसमें हम बेहतर सतर्कता से संतुलन बनाए रखेंगे ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, और साथ ही साथ जो अकाउंट्स बुक्स हैं, लेखा पुस्तकें हैं, उनका सही तरीके से व्यवस्थाएं न करने पर जो अपराधीकरण की प्रक्रिया है उसको हटाया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें केवल जुर्माना ही लागू किया जाएगा, अपराधीकरण की प्रक्रिया नहीं चलेगी। और साथ ही साथ जिनको ऊपर इस तरह की चलेगी भी तो इसके लिए 2 साल तक की जो जेल प्रवास की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो पेनल्टियां या जुर्माने लगाए जाएंगे, लेकिन
अगर कोई पेनल्टी नहीं है इस बारे में, जैसे नॉन डिस्क्लोजर है, जैसे जो विदेशी संपत्ति है आपकी उसके ऊपर किसी तरह की जुर्माने नहीं है और 20 लाख तक की संपत्ति की इसकी सीमा थी, और मैं ये प्रस्ताव रखती हूँ कि इससे उनको छूट मिलेगी और इसमें 24 लाख तक की सीमा रखी गई है। और जितनी भी सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समितियों में कटौतियों की व्यवस्था के लिए छूटें दी जा रही हैं। फलों और सब्जियों और बाकी जो इसके सदस्य हैं जो इसका उत्पादन करते हैं, मैं इस कटौती को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं। और साथ ही साथ कॉटन सीड के संदर्भ में भी ये सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव रखती हूं। जो डिविडेंड की आय होती है नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत, ये आय जो है इनके सदस्यों को बांटी जा सकेगी और 3 साल के लिए इसको विशेष छूट दी जाती है। डिविडेंड आय जो मिलेगी किसी भी राष्ट्रीय सहकारी फेडरेशन के द्वारा और 31/1/2026 तक जिन्होंने इसके संदर्भ में अपने कागजात जमा किए हैं, उसके माध्यम से ये अपने सहकारी समिति के सदस्यों को ये डिविडेंड दे पाएंगे। और कोऑपरेटिव्स भारत के विकास का एक ध्वजवाहक हैं और साथ ही साथ IT सक्षम सेवाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इसमें इनको बढ़ाया जाएगा, अनुसंधान और विकास सेवाओं को बढ़ाया जाएगा, सॉफ्टवेयर सेवाओं को इससे जोड़ा जाएगा और ये सब चीजें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। जितनी भी सेवाएं हैं इन सभी को एक श्रेणी के अंतर्गत लाया जाएगा जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाओं के अंतर्गत माना जाएगा और 15.5% सब पर लागू होगा जो इसकी सीमा है। IT सेवाओं के लिए इन सब चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 300 करोड़ से बढ़ाकर इसको 2000 करोड़ की सीमा पर लाए जाने का प्रस्ताव है और IT सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्बर की व्यवस्था की जाएगी जो नियमों के अनुसार संचालित होंगे और किसी भी टैक्स ऑफिसर के समक्ष अपने आवेदन में ये इसके लिए छूट की मांग कर सकेंगे और ये सेफ हार्बर की व्यवस्था 5 साल तक सभी के लिए जारी रहेगी और ये उनकी अपनी इच्छा के अनुसार होगी। IT सेवा कंपनियां जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करेंगी उनके लिए एक सार्वभौमिक APA प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है और इन्हें 2 वर्ष तक इसकी सुविधा मिलेगी। इस समय को 6 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है और करदाता के निवेदन पर ऐसा किया जाएगा और इसके अलावा इसके लिए संशोधित रिटर्न्स की व्यवस्था की जा सकती है। APA के संदर्भ में यह प्रस्ताव किया जाता है और वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें कि किस तरीके से निवेश किया जा सकता है और डेटा सेंटर्स में निवेश के लिए भी मैं यह प्रस्ताव रखती हूं। इनके लिए टैक्स हॉलिडे का प्रस्ताव है 2047 तक। किसी भी इस तरह की कंपनी जो क्लाउड सेवाएं उपलब्ध कराती है उनके लिए व्यवस्था की गई है। डेटा सेंटर सर्विस सेवाएं जो भारत के किसी भी कंपनी से ली जाती हैं तो उनको ये सब सुविधाएं मिलेंगी। मैं यह भी प्रस्ताव रखती हूं और मैं ये भी उपलब्ध कराना चाहती हूं कि एक सुरक्षित व्यवस्था की जाएगी जो कंपनी डेटा सेंटर सर्विसेज या सेवाएं भारत से उपलब्ध कराती हैं किसी भी कंपनी को, तो उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए मैं ये प्रस्ताव रखती हूं कि कंपोनेंट वेयर हाउस, बॉन्डिंग वेयर हाउस और जितनी भी इनवॉइस की राशि होगी उसके 2% तक ये छूट मिलेंगी और 0.7% की जो दर है उस पर भी प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। अगर आप भारत में टॉल मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण की बात करें, इनके लिए 5 आगे आने वाले 5 सालों तक टैक्स से छूट की व्यवस्था की जा रही है।
कि अगर बॉर्नबिट जोन में इस तरह की कंपनियां लगाई जाती हैं या विनिर्माण इकाइयां लगाई जाती हैं तो उनके लिए ये छूट उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें कि 5 साल के समय तक अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत ये छूट उपलब्ध कराई जाएगी। मैं यह प्रस्ताव रखती हूं कि न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स से भी जो छूट मिलेंगी, जो नॉन रेसिडेंट्स हैं उनके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कर प्रावधानों के अंतर्गत एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा और ये मानकों के अनुसार होगी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर ये कार्य किए जाएंगे और ICDS के लिए एक अलग अकाउंटिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। 2027-28 तक ये जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि किस तरीके से इस तरह की फर्म्स को आगे बढ़ाया जाए जिससे हम वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ सकें। मैं बता दूं कि अकाउंटेंट की जो परिभाषा है वो सेफ हार्बर नियमों के अंतर्गत आएगी। अन्य कर प्रस्ताव, बाईबैक से जुड़े हुए जो टैक्स व्यवस्था थी वो मेरे ध्यान में लाई गई थी और साथ ही साथ बाईबैक रूट के माध्यम से इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। जो माइनॉरिटी शेयर धारक हैं जो बाईबैक से जुड़े हुए हैं उसको कैपिटल गेन माना जाएगा और साथ ही साथ इसमें प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की गई है और क्योंकि उसके माध्यम से उसका दुरुपयोग हो रहा था तो अतिरिक्त बाईबैक टैक्स लागू करने का प्रावधान किया जा रहा है और ये 22% लिया जाएगा कॉर्पोरेट प्रोमोटर्स से और गैर जो कॉर्पोरेट प्रोमोटर है उनके लिए ये 30% होगा और विशिष्ट वस्तुओं का विक्रय करने वाले अल्कोहलिक जो पेय हैं उनके लिए और बाकी के लिए ये 2% होगा और बाकियों के लिए ये 5% से घटाकर 2% किया जा रहा है। और मेरा प्रस्ताव ये है कि फ्यूचर्स ऑप्शंस पर जो है उस 0.02% से इसमें बदलाव किया जा रहा है एसटीटी में और ऑप्शंस के लिए फ्यूचर्स के लिए 0.15% इसको लाया गया है, 0.1% से 0.15 किया गया है और ये व्यवस्थाएं की गई हैं। हम जो करों में बदलाव हैं उनको 2019 से हमने नहीं उनमें बदलाव किया था लेकिन हमने निश्चित रूप से कम टैक्स रेट जो है लागू किए थे और साथ ही साथ कटौतियों और छूटों की व्यवस्था को कम करने का प्रयास किया था। कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए, नए रिजीम में ले जाने के लिए, नए प्रारूप पे ले जाने के लिए नेट क्रेडिट व्यवस्था लागू की जा रही है और साथ ही साथ कंपनियों के लिए यह प्रस्ताव है कि नए रिजीम में अगर वो इसको उपयोग में लाते हैं तो जो टैक्स की देयता है उसमें 1/4 की कमी की जाएगी और मैं यह प्रस्ताव रखती हूं कि एक क्रेडिट की व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट को आगे नहीं ले जाया जाएगा और इस स्थिति के अनुरूप जो अंतिम टैक्स की दर होगी ये 14% होगी और इस समय यह 15% है, इसको 14% किया जाता है। जो बैड क्रेडिट की दर थी 30 मार्च 2026 तक वो उनके लिए उपलब्ध होगी उस दिन तक, उसके बाद इसमें बदलाव किया जाएगा। अप्रत्यक्ष करों के मामले में मैं यह कहना चाहती हूं कि जो मेरे प्रस्ताव हैं कस्टम और सेंट्रल एक्साइज या उत्पाद शुल्क के संदर्भ में वो टैरिफ से जुड़े हुए हैं, घरेलू उत्पादन से जुड़े हुए हैं और निर्यात के लिए भी इसको लागू किया जा रहा है, उत्पाद शुल्क के मामले में भी लागू किया जा रहा है और लंबे समय से कस्टम ड्यूटी में उत्पाद शुल्क में हम कमी ला रहे हैं
और इसमें कुछ वस्तुओं को छूट दी गई है जो भारत में निर्मित होती हैं या जहां के आयात बहुत कम है, नगण्य है। इसका सरलीकरण करने के लिए जो शुल्क की दर है उनमें बदलाव किए गए हैं, कुछ प्रभावी दरें लागू की गई हैं और टैरिफ शेड्यूल के अनुसार इसे संज्ञान में लाया जाएगा। मैं कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अपनी बात कहना चाहती हूँ और चमड़े और वस्त्र उद्योग में मैं ड्यूटी फ्री शुल्क मुक्त एक्सपोर्ट की जो है में बदलाव हम करने जा रहे हैं, चाहे वो सामुद्रिक खाद्य पदार्थ हों जो 1% है, इसको 3% उसके मूल्यों के अनुसार किया जा रहा है और जितने पिछले साल की जितना भी टर्नओवर था उसके हिसाब से ये दर लागू की जाएगी। और विशेष रूप से इनपुट्स के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि चमड़े और सिंथेटिक फुटवियर के निर्यात में, जूतों के ऊपरी हिस्से के निर्यात में ये सब चीज़ें लागू होंगी और साथ ही साथ और जो अंतिम उत्पाद है उसके लिए 6 महीने की जो समय सीमा थी उसको 1 साल किया जा रहा है, चाहे वो टेक्सटाइल का क्षेत्र हो या सिंथेटिक फुटवियर का क्षेत्र हो या चमड़े के कोई भी उत्पाद हो। जो ऊर्जा संक्रमण की बात है, हम मूल कस्टम ड्यूटी में बदलाव कर रहे हैं। लिथियम आयन सेल्स, बैटरियां, जो लिथियम आयन सेल या बैटरियों के लिए जो व्यवस्थाएं लागू होती हैं उसके लिए मैं बेसिक कस्टम ड्यूटी सोडियम एंटीमोनेट पर हम जो सोलर ग्लास में जिसका उपयोग होता है उस पर छूट का प्रस्ताव रखती हूँ और जो मूल कस्टम शुल्क हैं और जो आयात की व्यवस्था है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए 2035 तक के साल तक जितने भी परमाणु संस्थान हमारे बनेंगे या परमाणु घर बनेंगे जिनमें बिजली का उत्पादन किया जाएगा उसको इससे छूट दी जाती है। महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में जो मूल कस्टम ड्यूटी है और जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, क्रिटिकल जो धातुएं हैं उनके लिए छूट का प्रावधान किया गया है। और बायोगैस के लिए जब हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना करते हैं, बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी में इसको छूट प्रदान की गई है। सिविल और रक्षा के क्षेत्र में जितने भी पुर्जे, जितने भी कंपोनेंट्स सिविलियन जो नागरिकों के लिए जो वायुयान हैं उनके लिए जो आयात किए जाते हैं उनके लिए मूल कस्टम ड्यूटी जो कच्चे माल पर लगती है, चाहे वो विनिर्माण की बात हो, चाहे वायुयान के पुर्जों की बात हो, रिपेयरिंग की बात हो या जितनी भी आवश्यकताओं की बात हो, रक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में इनमें बदलाव किया गया है। और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो उन हिस्सों पर लगेगी, उन कंपोनेंट्स पर लगेगी जो वहाँ बाहर से मंगाए जाएंगे और विशेष अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वैश्विक व्यापार के माध्यम से मेरा प्रस्ताव ये है कि एक बार के उपाय में जितने भी योग्य विनिर्माण इकाइयां हैं SEZs में उनको घरेलू टैरिफ क्षेत्र के अंतर्गत छूट मुक्त करों के दायरे में लाया जाएगा और साथ ही साथ जो बिक्री की मात्रा होगी वो उनके जो निर्यात की मात्रा है उसको उससे तुलना करके देखी जाएगी। इस पर नियामक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और साथ ही साथ और सभी के लिए आगे बढ़ने का, व्यापार करने का एक जैसा माहौल उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा और कस्टम ड्यूटी के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव ये है कि जो टैरिफ दर है, जितने भी शुल्क वाली वस्तुएं हैं जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाई जाती हैं उनको 20% से घटाकर 10% किया जाता है और रोगियों को
राहत प्रदान करने के लिए विशेष रूप से जो कैंसर के रोगी हैं, हम बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो 17 विशेष दवाओं पर इसमें छूट प्रदान की जा रही है। और मेरा प्रस्ताव ये है कि इसमें 7 और जो रोगों के लिए जो दवाएं आती हैं उन पर आयात शुल्क में छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत रूप से जो जिन दवाओं को आयात किया जाता है या चिकित्सीय कारणों के कारण जिन खाद्य पदार्थों का आयात किया जाता है उन पर भी ये छूट लागू होगी। और वैश्विक स्तर पर जितने भी ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनको फायदा हो ये व्यवस्था की जा रही है। और ये हमारा सफर है, हमारी यात्रा है विकसित भारत की तरफ। तो इस संदर्भ में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, उनका प्रस्ताव है ताकि वस्तुओं और व्यापार के सिलसिले में ज़्यादा बेहतर तरीके से हम काम कर सकें। और यही नहीं, अधिकृत इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं जिनको EOs कहा जाता है, उनकी सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की जा रही है। जितने भी योग्य आयातक हैं उनके लिए विशेष शुल्क की व्यवस्था है और वो अपने आप को पूरी तरह AEOs के साथ वो जोड़ सकते हैं, अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं। और साथ ही साथ बेहतर बिजनेस प्लानिंग के लिए और वैधता अवधि को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो कस्टम पर लागू होती हैं ये सब बातें होंगी। 3 साल की सीमा को बढ़ाकर 5 साल किया जा रहा है। ये सरकार के दृष्टिकोण पर आधारित होगी। सरकारी एजेंसियों को AU एक्रीडिएशन के लिए भी जो है कार्गो में उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी इस जोखिम आंकलन के दायरे में लाया जाएगा और कार्गो के माध्यम से कम जोखिम हो, अधिकतम इसका उपयोग हो। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग की व्यवस्था भी इस सिलसिले में की गई है। निर्यात कार्गो की जो सीलिंग है ये फैक्ट्री के परिसर से शिप तक, यानी कि जहां से इसको बाहर भेजा जाएगा वहां तक इस पर कई तरह की व्यवस्थाएं लागू होंगी और जितने भी वस्तुओं की पहुंच है इसकी जानकारी भी कस्टम को देनी होगी ताकि सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा किया जा सके। और ये अनिवार्य होगा। कस्टम वेयर हाउस का जो ढांचा है वो एक प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इसकी निगरानी होगी और जोखिम आंकलन होगा। ये जो मौजूदा प्रणाली है जो अधिकारियों पर ये सब चीज़ें निर्भर होती हैं और पहुंचने में, सामान के पहुंचने में, लेन देन में जो देरी होती है उस पर अंकुश लगेगा। इसमें अनुमोदन जो कार्गो क्लियरेंस के लिए ज़रूरत है अलग अलग सरकारी एजेंसी से, ये लगातार बहुत अच्छी तरह से एक ही जगह से किया जा सकता है और ये वित्तीय वर्ष के अंत तक हो जाएगा। और इसके साथ जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं जो 70% कार्गो के होंगे, इसे अप्रैल 2026 तक परिचालित किया जाएगा। ऐसे सामान जिसमें कोई अनुपालन की जरूरत नहीं है उनको कस्टम्स को स्वीकृति एकदम तुरंत मिल जाएगा और अगर वो ड्यूटी का भुगतान कर देते हैं तो बड़े आराम से वो आगे आ जाएगा। और इसमें एकल जो है प्लेटफॉर्म से सभी कस्टम प्रक्रियाओं को मंजूरी मिल जाएगी। हमारे नॉन इंट्रोड्यूस्ड स्कैनिंग, इसमें एडवांस्ड इमेजिंग और AI टेक्नोलॉजी को विस्तारित किया जाएगा और उसमें जो है सभी कंटेनर जो है सभी प्रमुख जो हमारे बंदरगाह हैं वहाँ पर ये सुविधाएं हमें मिलेंगी और हमारे मछुआरों को
समर्थन देने के लिए जो भी संसाधन हैं हमारे क्षेत्र से आगे, ये उपाय उनके लिए किया जाएगा। एक है जब भारतीय एक पोत हमारे इकोनॉमिक जोन में या हाई सीज में मछली पकड़ते हैं तो उनसे कोई किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं ली जाएगी। और इस तरह के जो मछली जब हम ये विदेशों के तटों पर उतरते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज पर लगाएगा और इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और हमारे छोटे बिजनेस, हमारे कारीगर को सुविधा प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स पोर्टल बनाया गया है और इससे जो 10 लाख रुपए का वैल्यू कैप है प्रति कंसाइनमेंट में, इसे लागू किया जाएगा। और इसके साथ जो है जो कंसाइनमेंट जिसे नामंजूर किया गया है तो उसे जो है इस तरह के कंसाइनमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। और इसमें ऐसे प्रावधान जो बैगेज क्लियरेंस है जब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जाती है और हमारे यात्री कई बार बड़ी चिंताजनक स्थिति में पड़ जाते हैं, यहाँ पर ड्यूटी फ्री अलाउंसेस दिया जाएगा। और इसके साथ इसमें स्पष्टता होगी जब वो सामान लेकर आते हैं या सामान बाहर लेकर जाते हैं, वो करदाता जो अपने देयता को देकर जो है सभी विवादों को दूर करना चाहते हैं, कई बार उनको जो है उनके ऊपर पेनाल्टी लगता है तो पेनाल्टी की जगह उनको एक अतिरिक्त राशि दी जाएगी। और इसी के साथ मैं इस महत्वपूर्ण सभा को ये बजट प्रस्तुत करती हूँ। आइटम संख्या, माननीय वित्त मंत्री। Item number 2, sir. 3. आइटम नंबर 3। Sir, with your permission, I rise आपके to lay on the अनुमति table of the से मैं the following statements ये under the विवरण जो अनुच्छेद 3 में आते हैं, एक है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2003 फिस्कल पॉलिसी, कॉन्फ्रेंस पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट को सभा पटल पर रख रही हूँ। आइटम नंबर 4 आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूँ कि वित्तीय विधेयक सभा पटल पर रखा जाता है। क्या इसे पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए? जो हाँ के पक्ष में है वो हाँ कहें। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. मैं इस विधेयक को पुनर्स्थापित करती हूँ। माननीय सदस्य, आपको सूचित किया जाता है, माननीय सदस्य, आपको सूचित किया जाता है कि इस बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर मिल जाएगी। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और